अवधि और आयुष सुबह की सैर पर हैं और उन्हें एक घोंगे का बहुत ही खूबसूरत सा खोल मिलता है। आयुष उसे उठाना चाहता है पर उसकी माँ रोक देती हैं। वो कहती है कि ये किसी जीवित प्राणी का घर हो सकता है, बल्कि उसके शरीर का एक अंग है। अब दोनों हैरान हैं। एक खोल जो पत्थर जैसा लगता है, हिलता भी नहीं, वो किसी जिंदा चीज का हिस्सा कैसे हो सकता है? सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन ये हमें एक बहुत बहुत बड़ी खोज की ओर ले जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर है क्या। तो आज की हमारी इस पड़ताल का यही मिशन है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम जीवन को परिभाषित करने वाली जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सजीव क्या करते हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। हम गति और वृद्धि जैसी एकदम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और फिर पौधों और जंतुओं के जो हैरत अंगेज जीवन चक्र हैं, उनकी गहराइयों में उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं सजीव और निर्जीव के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है गति। कबूतर उड़ता है, कुत्ता दौड़ता है, मेरी मेज पर रखी पेंसिल वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। लेकिन फिर एक कार का क्या? वो भी तो सड़क पर चलती है, तो इस हिसाब से तो उसे भी सजीव होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यह हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। यहाँ गति का प्रकार मायने रखता है। सजीव वस्तुएं अपनी इच्छा से, अपनी अंदरूनी ऊर्जा से गति करती हैं। कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए और एक ड्राइवर भी। वो अपने आप कहीं जाने का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा हैरान करती है, वो है पौधों की गति। वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, फिर भी वो लगातार गति में है। एक मिनट, क्या हम सच में उसे गति कह सकते हैं? वो तो एक बहुत ही धीमी, लगभग ना दिखने वाली प्रक्रिया है। क्या यह सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? नहीं, इसे आप एक धीमी गति की रणनीति कह सकते हैं। एक शानदार उदाहरण है ड्रोसेरा जैसे कीटभक्षी पौधे का। इसकी पत्तियां किसी चिपचिपे जाल की तरह होती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा उन पर बैठता है, पत्ती के रेशे अंदर की ओर मुड़कर उसे जकड़ लेते हैं। अच्छा। ये एक शिकार है जो धीमी गति में हो रहा है। या किसी बेल को सहारे पर चढ़ते हुए देखिए, वो कैसे उसे पकड़कर ऊपर बढ़ती है। ये सिर्फ बढ़ना नहीं है, ये एक मकसद के साथ की गई गति है। मतलब सूरज की रोशनी तक पहुंचने की होड़। बिल्कुल। ठीक है, तो गति के अलावा वृद्धि? ये तो साफ है। एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, एक बीज से पेड़ बनता है। कार तो अपने आप बड़ी नहीं होती। सही कहा। और ये वृद्धि अंदर से होती है। और इसी के साथ जीवन के कुछ और जरूरी लक्षण भी जुड़ जाते हैं। जैसे हर सजीव को इस वृद्धि और ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, जिसे हम पोषण कहते हैं। फिर है श्वसन, यानी सांस लेना। रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया। हाँ, हम और जानवर तो सांस लेते हैं, लेकिन पौधे, उनके पास तो नाक या फेफड़े नहीं होते। मैं हमेशा सोचता था कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक आम गलतफहमी है। पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। और ये प्रक्रिया दिन रात चलती है? दिन रात। हाँ। उनकी पत्तियों की सतह पर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जो उनके लिए नाक का काम करते हैं। जो ऑक्सीजन छोड़ने वाली प्रक्रिया है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और वो सिर्फ दिन में होती है। इसके अलावा उत्सर्जन भी एक लक्षण है, मतलब शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। और फिर आता है सबसे दिलचस्प लक्षण, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। हाँ, जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ हटा लेना। बिल्कुल। का सिकुड़ जाना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण छुई मुई का पौधा है। आप उसे छूते हैं और वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है, जैसे कह रहा हो मुझे परेशान मत करो। और आखिरी में दो सबसे बुनियादी बातें, जनन यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, और मृत्यु। बिल्कुल। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद उलझ गया। एक बीज, वो तो एक पत्थर जैसा लगता है, ना हिलता है ना सांस लेता हुआ दिखता है। तो वो सजीव है या निर्जीव? ये तो अब तक के सारे नियमों को तोड़ने जैसा है। और यही सवाल हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। जीवन कभी कभी छिपा हुआ, इंतजार करता हुआ भी हो सकता है। बीज असल में जीवन का एक टाइम कैप्सूल है, जो सही मौके का इंतजार कर रहा है। तो उसे किस सही मौके का इंतजार होता है? उसे जगाने के लिए क्या चाहिए? इस बात को समझने के लिए एक बड़ा सरल सा प्रयोग है। सोचिए, 4 गमले लिए गए। एक को बिल्कुल सूखा छोड़ा,
एक में जरूरत से ज्यादा पानी भर दिया। मतलब पूरा डुबो दिया। हाँ बिल्कुल। और बाकी 2 को सही नमी दी, बस एक को अंधेरे में रख दिया। और नतीजा? नतीजा ये कि सिर्फ उन 2 गमलों में बीज अंकुरित हुए जिन्हें सही नमी मिली थी, चाहे वो धूप में हो या अंधेरे में। मतलब अंकुरण के लिए रोशनी उतनी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे जरूरी है वो है नमी और हवा का सही संतुलन। जिस गमले में बहुत ज्यादा पानी था उसके बीज भी नहीं उगे। क्यों? पानी तो जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन ज्यादा पानी ने मिट्टी के कणों के बीच की सारी हवा को बाहर निकाल दिया, और बीज को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये हमें बताता है कि जीवन कितना नाजुक होता है। सही संतुलन चाहिए। ज्यादा या कम, दोनों ही स्थितियों में जीवन शुरू नहीं हो पाता। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी मिलती है कि प्रकृति में हमेशा अपवाद होते हैं। ज्यादातर बीजों को अंधेरा पसंद है, लेकिन पिटूनिया जैसे कुछ फूलों के बीजों को अंकुरित होने के लिए रोशनी चाहिए, और कैलेंडुला को पूरी तरह अंधेरा। हाँ, ये दिखाता है कि हर प्रजाति ने जिंदा रहने के लिए अपना एक अलग रास्ता बनाया है। तो एक बार जब बीज अंकुरित हो जाता है, तब वो नन्हा पौधा जीवन के दूसरे लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, खासकर वृद्धि और गति। हाँ, और ये गति सिर्फ ऊपर की ओर नहीं होती, बल्कि बहुत सोच समझ कर होती है। एक और प्रयोग इस बात को साफ करता है। एक पौधे को सीधा रखा गया, एक को उल्टा लटका दिया गया, और एक को ऐसे बक्से में रखा जिसमें सिर्फ एक छेद से रोशनी आ रही थी। और परिणाम तो कमाल के हैं। उल्टे लटके हुए पौधे का तना भी मुड़कर ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बढ़ने लगा, और जड़ें मुड़कर नीचे की ओर, और बक्से वाला पौधा वो रोशनी के उस अकेले स्रोत की तरफ मुड़ गया। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक जंग है। पौधों के बीच सूरज की रोशनी के लिए एक मूक, धीमी गति की दौड़ होती है, और ये प्रकाश की ओर मुड़ने की क्षमता ही उनके जिंदा रहने का टिकट है। ये हमें पौधे के पूरे जीवन चक्र तक ले जाता है। बीज से पौधा, पौधे से फूल, फूल से फल और फिर बीज। और इसी बिंदु पर एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का काम याद आता है। हाँ, क्रेस्कोग्राफ। बिल्कुल। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन से ये साबित किया था कि पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं। हाँ, उन्होंने पौधे की बहुत ही धीमी हरकतों को हजारों गुना बड़ा करके दिखाया था, ये साबित करने के लिए कि वो सिर्फ निष्क्रिय चीजें नहीं है। सही कहा। उन्होंने दुनिया को पौधों की इस छिपी हुई संवेदनशील दुनिया से परिचित कराया। पौधों का ये छिपा हुआ जीवन वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां जीवन का बदलाव बिल्कुल खुलेआम एक ड्रामा की तरह होता है। चलिए जंतुओं की दुनिया में चलते हैं, जहां मच्छर और मेंढक की कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। पहले मच्छर की बात करते हैं। इसका जीवन चक्र समझना हमें ये भी सिखाता है कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ना क्यों जरूरी है। मच्छर का जीवन 4 पर्दों का एक नाटक है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। मादा मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देती है। और इन अंडों से जो निकलते हैं वो मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। वो तो पानी में तैरने वाले छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं। सही, वो लार्वा है, पानी में तैरता हुआ एक छोटा सा कीड़ा जिसका काम सिर्फ खाना और बड़ा होना है। फिर वो एक अजीब से कौमा जैसे आकार में बदल जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। यह उसकी शांत अवस्था है जिसके अंदर एक बड़ा बदलाव चल रहा होता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? लार्वा और प्यूपा दोनों को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। अच्छा, तो यही वजह है कि रुके हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं। तेल पानी की सतह पर एक परत बना लेता है और उनका ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देता है। हाँ, है ना? बिल्कुल। ये उनकी सप्लाई लाइन को काटने जैसा है। हम मच्छर को बड़ा होने और बीमारी फैलाने से पहले ही रोक देते हैं। ये दिखाता है कि जीवन चक्र की कमजोरी को समझना कितना जरूरी है। और फिर आता है मेंढक, जिसका रूपांतरण तो इससे भी ज्यादा नाटकीय है। उसका बच्चा तो अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग दिखता है और रहता भी अलग है। हाँ, मेंढक का जीवन पानी में अंडों के एक जेली जैसे गुच्छे से शुरू होता है। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द है, जलांडक। देखने में ये बिल्कुल साबूदाने की खीर जैसा लगता है। इन अंडों से जो निकलता है वो है टैडपोल। टैडपोल। हाँ, एक छोटी सी मछली जैसा, जिसकी पूंछ है, गलफड़े हैं, और जो सिर्फ पानी में रह सकता है। हम सबने बचपन में शायद तालाब में इन छोटे मछली जैसे जीवों को देखा होगा। और फिर जादू शुरू होता है। हाँ, धीरे धीरे उसके पिछले पैर निकलते हैं, फिर अगले।
इस दौरान उसकी पूंछ, जो उसका इंजन थी, गायब होने लगती है क्योंकि शरीर उसे पोषण के लिए इस्तेमाल कर लेता है। गलफड़ों की जगह फेफड़े ले लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में वो एक पूरी तरह से अलग जीव बन जाता है। ये सिर्फ शरीर का बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी दुनिया का बदलाव है। एक जीव जो पानी के छोटे से दायरे में शिकार होता था, अब जमीन और पानी दोनों पर राज करने वाला एक शिकारी बन जाता है। सही कहा, ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन अपग्रेड रणनीतियों में से एक है। तो अवधि और आयुष के उस घोंडे के खोल पर वापस आते हैं। एक साधारण से दिखने वाले खोल से शुरू हुई हमारी पड़ताल हमें पौधों के छिपे हुए जीवन से लेकर मेंढक के असाधारण रूपांतरण तक ले आई। अब हम समझ सकते हैं कि वो खोल, जो अब शायद निर्जीव है, कभी एक ऐसे जटिल जीवन का हिस्सा था जिसमें गति थी, वृद्धि थी और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक पूरा चक्र था। वो सिर्फ एक खोल नहीं, एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और इन सभी कहानियों का, चाहे वो एक पौधे का बीज बनाना हो या एक प्यूपा का मच्छर बनना, मूल उद्देश्य एक ही है, अपनी प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करना। जीवन चक्र में ये जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं, ये सब जीवित रहने और अपने वंश को आगे बढ़ाने की बहुत ही सफल रणनीतियां हैं, जो लाखों सालों के विकास का नतीजा है। आज की इस चर्चा ने जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। एक बीज या एक खोल जैसी साधारण चीजों में भी कितनी जटिलता छिपी है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे स्रोतों में कीड़ों और उभयचरों में होने वाले इन नाटकीय बदलावों का वर्णन है, जहां बच्चा अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्तनधारियों जैसे कि हम इंसानों में ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे बच्चे हमारे छोटे संस्करण के रूप में पैदा होते हैं। क्या इन अलग अलग जीवन चक्र रणनीतियों का कोई गहरा विकासवादी लाभ है? क्या एक रणनीति दूसरे से बेहतर है, या वे सिर्फ अपने अपने वातावरण में सफल होने के अलग अलग तरीके हैं?